कि सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, तो आप एक ही जवाब देते हो, क्या चीज़? छोटी आंत के अंदर। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होगा, तो एक जवाब आता है, क्या चीज़? छोटी आंत। अब छोटी आंत के अंदर ही पाचन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 3 रस आके मिल जाते हैं, ठीक है। एक को तो बोला जाता है, क्या चीज़? पित्त रस। दूसरे को बोला जाता है अग्नाशय रस। तीसरे को बोला जाता है आंतर रस। क्या चीज़ बोला जाएगा? आंतर रस। ये पित्तरस है, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। यकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसके अंदर से क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है। अग्नाशय रस तो फिर कहाँ से आएगा? अग्नाशय के अंदर से। और आंतर रस आंत है, तो छोटी आंत से। कैसे पहुँचते हैं ये रस? तो यकृत, ठीक है। छोटी की बात अपने बाद में करेंगे, पहले देखो कि यकृत को पढ़ना जरूरी है कि ये रस कैसे आए छोटी आंत के अंदर, ठीक है। तो यकृत, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। क्या चीज़ है? सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर आपसे कोई पूछता है तो नाम लेना किस चीज़ का? यकृत का। और मैंने एक कल बात और बताई थी कि बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं सारे, उसके अंदर जो सबसे बड़ा अंग है वो भी क्या चीज़ है? यकृत है। अब यकृत के अंदर किस चीज़ का स्रावण होगा? तो जो पित्तरस। और ये संचित कहाँ हो जाता है पित्तरस? तो पित्ताशय के अंदर। अब यकृत के अंदर क्या चीज़ मिलती है? कुछ लोब पाए जाते हैं, ठीक है। कि यकृत के अंदर 2 लोब होते हैं या पाली होती है। यकृत के अंदर क्या चीज़ होती है? इस तरीके से यकृत की संरचना होती है। ये 2 पाली है, ठीक है। एक तो राइट लोब के नाम से जानी जाती है और एक लेफ्ट लोब। एक तो क्या चीज़ है? राइट लोब है इसके अंदर, और दूसरा क्या चीज़ है? लेफ्ट लोब है। अब ये जो राइट और लेफ्ट लोब अलग रहते हैं उसको बोला जाता है फैल्सीफेरम। ये बात आपको कंठस्थ याद रहनी चाहिए कि यकृत के अंदर कितने लोब होते हैं? एक तो राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होगा। राइट और लेफ्ट लोब वाली जो रचना है कौन सी है? तो फिर क्या बोलेंगे? आवाज क्यों? कि एक तो राइट लोब है और दूसरा क्या चीज़ है? लेफ्ट लोब है। इन दोनों को जो अलग करता है वो क्या कहलाता है? अभी फैल्सीफेरम। राइट लोब और किसको अलग कर देगा? लेफ्ट लोब को। अब एक संरचना आती है, वो बस ये थोड़ा सा दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है। ये चीज़ है, ठीक है। ये है आपका क्या चीज़? पित्ताशय। क्या चीज़ है? पित्ताशय, यानी गोल ब्लैडर बोला जाता है इसको। क्या चीज़ है ये? पित्ताशय है। ये यकृत की वाहिनियाँ हैं। क्या चीज़ है ये? यकृत की वाहिनियाँ। एक तो दाईं यकृत वाहिनी है ये, ठीक है। और एक कौन सी है? बाईं यकृत वाहिनी है। एक तो क्या चीज़ है? दाईं यकृत वाहिनी है इसके अंदर, और एक कौन सी है? बाईं यकृत वाहिनी। ये चीज़ है क्या चीज़? पित्ताशय। और जो पित्त रस है वो स्राव कहाँ से होता है और संचित हो जाता है कहाँ? इस पित्ताशय के अंदर। संचित कहाँ हो जाएगा? इस पित्ताशय के अंदर। ये जो आपको दिख रही है ये होती है पित्त वाहिनी। क्या चीज़ है? पित्त वाहिनी। ये जो आपको दिख रही है ये है यकृत वाहिनी। क्या चीज़ है? यकृत वाहिनी। अब पित्त वाहिनी ये है और ये क्या चीज़ है? ये दोनों ही यहाँ पे आके क्या होगी? एक बन जाती है।
यानी दोनों की दोनों डिफ्यूज हो जाती है ये, ठीक है, और एक बन जाती है। इसको बोला जाता है क्या चीज़, पित्त यकृत वाहिनी या यकृत पित्त वाहिनी के नाम से जानेंगे इसको अपने आगे। फिर यहाँ ये चीज़ है भाई अग्नाशय, ये क्या चीज़ है, अग्नाशय, ठीक है। तो पित्तरस यहाँ से चला, समझ में आ गई बात कि ये पित्ताशय है, तो यहाँ से क्या चला, पित्तरस। ये क्या चीज़ है, अग्नाशय। यहाँ से कौन सा रस चलेगा, अग्नाशय रस। और ये है ग्रहणी, क्या चीज़ है, ग्रहणी, ठीक है। तो पित्तरस यहाँ से चलेगा और अग्नाशय इधर है। ये जो वाहिनी है ये अग्नाशय वाहिनी है, जो किसके साथ अटैच है, किसके साथ, अग्नाशय के साथ। जो अग्नाशय रस स्त्रावित होगा वो, और जो पित्तरस स्त्रावित होगा वो यहाँ से एंटर करता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, ग्रहणी के अंदर। तो पता लग गया कि पित्तरस और अग्नाशय रस ग्रहणी के अंदर कैसे एंटर करेगा। तो यहाँ से पित्ताशय से निकलेगा पित्तरस और अग्नाशय से निकलेगा अग्नाशय रस, और कहाँ एंटर हो जाएगा, ग्रहणी के अंदर। और जैसे ही ग्रहणी के अंदर एंटर होगा तो फिर आंतर रस जो छोटी आंत बनाती है, ये तीनों ही रस क्या करेंगे, अब छोटी आंत के अंदर भोजन का पूर्णतः पाचन करेंगे। अब यकृत के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यकृत के अंदर क्या चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो देखना आप, कि यकृत तो क्या चीज़ है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इंटरनल जो बॉडी के पार्ट हैं सारे के सारे, उसके अंदर अगर आपसे सबसे बड़ा अंग पूछ ले तो भी क्या चीज़ है, यकृत है। यकृत के अंदर दो पाली होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। अगर इनको अलग करने के बारे में पूछ ले तो कौन कर देगा, फैल्सीफेरम अलग कर देगा। ये पित्ताशय है और ये जो यकृत है, यहीं से ही ये दो वाहिनियाँ निकली है, एक तो दाईं वाहिनी और दूसरी लेफ्ट वाहिनी। तो दाईं और बाईं, और ये यहाँ पे आके क्या कहलाती हैं, यकृत वाहिनी, और ये क्या कहलाती है, पित्त वाहिनी। और ये चीज़ यहाँ आके क्या करेगी, यकृत पित्त वाहिनी है, और यहाँ से तो पित्तरस चलेगा और यहाँ से क्या चलेगा, अग्नाशय रस, और कहाँ मिल जाएगा, ग्रहणी के अंदर। अब उसके बाद यकृत के अंदर यकृत पिंडक पाए जाते हैं, ठीक है। यकृत के अंदर क्या चीज़ मिलता है, तो यकृत पिंडक पाए जाते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि यकृत की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, तो एक ही नाम देना, यकृत पिंडक। क्या चीज़ है, यकृत पिंडक है। तो याद रखना इस बात को कि यकृत की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जिसे माना गया है वो क्या कौन सी चीज़ है, यकृत पिंडक है। अब ये यकृत पिंडक होते कैसे क्या वो देख लेना भाई, आपको डाउट हो जाएगा, नहीं तो मैं सारी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से होते हैं यकृत पिंडक। ये यकृत पिंडक है भाई, ठीक है। ये ऐसी संरचना होती है किसकी, यकृत पिंडक की। ये है वो यकृत कोशिकाएं, क्या चीज़ है, और किसका स्त्रावण करेंगी, तो पित्तरस का। ये यकृत कोशिकाएं किसका स्त्रावण करती हैं, तो पित्तरस का स्त्रावण करती हैं, जो संचित हो जाता है कहाँ जाके, पित्ताशय के अंदर। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि पित्तरस को स्त्रावित कौन करता है, तो यकृत। पित्तरस संचित कहाँ होता है, तो पित्ताशय के अंदर। अब यहाँ मिलते हैं, अभी इस बात को याद रखना, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, छोटे एग्जामों में अभी तक नहीं आया है ये, कुफर सेल, ठीक है। क्या चीज़ मिलती है, यकृत पिंडक के अंदर एक कुफर सेल पाई जाती है। कौन सी सेल, कुफर सेल। कौन सी सेल पाई जाएगी, कुफर सेल। आपने पित्त वर्णक का नाम सुना होगा, ठीक है, और आपने
रक्त कणिकाओं का भी नाम सुना होगा। आपको पता है कि WBC इतने दिन जीती है, RBC इतने दिन जीती है, प्लेटलेट्स का इतने दिन जीवन काल होता है। वो मरती कहाँ है? तो इस कुफर सेल में आके फंस जाती हैं। आपने लिखा हुआ देखा होगा कि कुछ गुच्छों के अंदर आके RBC WBC फंस जाती है और क्या हो जाता है? मर जाती है। ठीक है, तो ये वो कुफर सेल है जहाँ पे रक्त कणिकाओं का विखंडन हो जाता है। यहाँ पे रक्त कणिकाओं का क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। और रक्त जो पुरानी रक्त कणिकाएं हैं उनका विखंडन कौन करता है? तो कुफर सेल। और जैसे ही उन रक्त कणिकाओं का विखंडन होगा तो वहाँ निर्माण होगा पित्त वर्णकों का। किसका निर्माण होगा? पित्त वर्णकों का। पित्त वर्णक जैसे बिलिरुबिन। पित्त वर्णक के अंदर एक खास बात आती है, किसकी? बिलिरुबिन की। अगर ये पित्त वाहिनी जो है, ये क्या चीज़? पित्त वाहिनी, इसके अंदर अगर किसी कारण वंश अवरोध आ जाए, ठीक है, कि पित्त वाहिनियों के अंदर क्या चीज़ आ जाए? अवरोध आ जाए, तो यकृत कोशिकाएं जो हैं वो बिलिरुबिन को लेना क्या कर देगी? बंद कर देगी। अगर यकृत कोशिकाओं से बिलिरुबिन को लेना बंद कर दिया गया तो यकृत कोशिकाएं क्या करेंगी? उस बिलिरुबिन को पूरे शरीर में फैला देती है, जिसके कारण एक रोग होता है जिसका नाम है पीलिया। कौन सा रोग होगा? पीलिया। कई बार क्वेश्चनों में आया तो बच्चों को पता नहीं लगता, तो एक और कारण होता है बिलिरुबिन। कैसे? कि पुरानी रक्त कणिकाएं आके विखंडन कहाँ हो जाएंगी? तो कुफर सेल के अंदर। और कुफर सेल फिर किस चीज़ का निर्माण करेगी? तो पित्त वर्णकों का। जैसे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का रोल आ जाता है इस पित्त वाहिनी के अंदर। अब अगर पित्त वाहिनी के अंदर किसी कारण वंश अवरोध आ जाए तो यकृत कोशिकाएं पित्त वाहिनी के अंदर से बिलिरुबिन को लेना क्या कर देती हैं? बंद कर देती हैं। अगर यकृत कोशिकाओं ने बिलिरुबिन को लेना एक बार बंद कर दिया तो फिर वो बिलिरुबिन पूरे शरीर में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, जिसके कारण मनुष्य को क्या होता है? पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो यकृत के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इंटरनल पार्ट का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। यकृत के अंदर कितने लोब होते हैं? तो 2। एक होता है राइट और दूसरा होता है लेफ्ट। इन दोनों को जो अलग करेगा वो कौन है? फैल्सीफेरम। अब यकृत की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई मानी गई है वो क्या चीज़ है? यकृत पिंडक। इस यकृत पिंडक में ये यकृत कोशिकाएं हैं जो किसका स्त्रावण करती हैं? पित्तरस का। और पित्तरस संचित कहाँ हो जाता है? तो पित्ताशय के अंदर। इस यकृत पिंडक में एक चीज़ पाई जाती है, कुफर सेल, जो पुरानी रक्त कणिकाओं का क्या कर देती हैं? विखंडन कर देती हैं और किसका निर्माण करेगी? पित्त वर्णकों का। उसके बाद क्या बारी आएगी? यकृत के अंदर 3 क्रियाएं और होती हैं। यकृत के अंदर क्या चीज़ होता है? 3 क्रियाएं। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, और एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये 3 क्रियाएं होती हैं किसके अंदर? यकृत के अंदर। पहली कौन सी होगी? तो ग्लाइकोजेनेसिस। इसको तोड़ के पढ़ना भाई, पहले ग्लाइको बोलना और फिर जेनेसिस बोलना, कि ग्लाइकोजेनेसिस। इसको पढ़ोगे तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस। कैसे पढ़ोगे? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। लास्ट को ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो फर्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरी है ग्लाइकोजीनोलाइसिस, तीसरी होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये यकृत करता क्या है इनके साथ?
तो आपने सुना होगा कि ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। वृद्धि होगी ग्लूकोज की तो क्या होगा, अगर ग्लूकोज की कमी होगी तो क्या होगा, अगर कमी बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा। तो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। ग्लूकोज किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, ग्लूकोज है। कि कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल रूप है वो क्या चीज़ है, ग्लूकोज है। अब होगा क्या, ये ग्लाइकोजेनेसिस क्या चीज़ है, इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। कि अपने अंदर किस चीज़ की मात्रा बढ़ जाए, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो वो चीज़ जो है ग्लूकोज, एक हार्मोन आता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन आता है, खोज किसने करी है इस इंसुलिन की, बेटिंग और बेस्ट ने किसकी खोज करी है, इंसुलिन की खोज करी है। अब ये हार्मोन जो है इंसुलिन, यानी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाए, अगर बढ़ जाए तो यकृत कोशिकाएं जो हैं वो इंसुलिन हार्मोन की सहायता से उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। ग्लूकोज को किसके अंदर बदल देगी, ग्लाइकोजन के अंदर। किसके अंदर बदल देगी भाई, ग्लाइकोजन। दोबारा सुनना कि ग्लूकोज की मात्रा शरीर में क्या हो जाए, अगर अधिक हो जाए तो फिर यकृत कोशिकाएं जो हैं वो किसकी सहायता से, इंसुलिन हार्मोन की सहायता से इस ग्लूकोज को किसके अंदर बदल देती है, ग्लाइकोजन के अंदर क्या कर देगी, बदल देगी। और ये ही क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। अब उसके बाद ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या चीज़ है, ये भी एक क्रिया है जो यकृत के अंदर होती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, अगर ग्लूकोज क्या हो जाए, कम हो जाए, अगर ग्लूकोज क्या हो जाए, कम हो जाए, अगर ग्लूकोज कम हो जाएगा तो जो इस क्रिया ने जिसको किसको किसके अंदर बदल दिया था, वो ही चीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस के अंदर विपरीत हो जाएगी। विपरीत का मतलब कि ये जो ग्लाइकोजन है ये वापिस किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा। यही वजह है कि लड़कियां व्रत रख लेती हैं, ठीक है। यही वजह है कि कई दिन व्रत रखना पड़ जाए तो फिर ये चीज़ें काम आती हैं कि जो ग्लाइकोजन इकट्ठा हुआ है ना शरीर के अंदर, जिसको यकृत ने क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है। तो भूख भी दो ही वजह से लगती है, एक तो ग्लूकोज की कमी हो जाए और एक शरीर में ताप की कमी हो जाए, या तो टेम्परेचर और या फिर क्या चीज़, ग्लूकोज। आप ग्लूकोज पीते रहो पर ग्लूकोज यूँ नहीं पीना, इंजेक्ट करके पीना है, ठीक है। तो फिर भूख नहीं लगेगी आपको, ठीक है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उससे पूछ के देखना, उसको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा देते हैं, उसको भूख भाग नहीं लगती है, ठीक है। क्यों नहीं लगती, क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसी चीज़ है जो ऊर्जा बनाए रखती है शरीर के अंदर, ठीक है। जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है उस ग्लाइकोजन को वापिस किसके अंदर कन्वर्ट कर देना, ग्लूकोज के अंदर। और ये भी एक हार्मोन के कारण होता है, ग्लूकागोन हार्मोन, नाम सुना होगा तो, ठीक है। कि ग्लूकागोन हार्मोन कि यकृत कोशिकाएं अगर आपके शरीर में क्या हो चुकी है, ग्लूकोज की कमी हो चुकी है, तो फिर यकृत कोशिकाएं क्या करेंगी, उस ग्लूकागोन हार्मोन की मदद से इस ग्लाइकोजन को वापिस किसके अंदर बदल देंगी, तो ग्लूकोज के अंदर क्या कर देती हैं, बदल देती है, जिसके कारण व्रत वगैरह रखे जाते हैं। फिर लास्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या चीज़ है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मान लो कि अगर ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा मात्रा क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो वसा खाई है आपने, क्या चीज़ खाई है,
वसा, वो वसा धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज के अंदर। तो जो मोटापा आता है वो भी किसके कारण आता है, वसा के कारण क्या चीज़ आता है, मोटापा आ जाता है। जिम में जाते हैं तो वो यही बोलता है ना कि रोटी छोड़ दो, थोड़ा भागो, तो किस लिए, कि फैट कम हो जाए शरीर का, ठीक है। तो ये पतला करने में भी फिर सहायक होनी चाहिए। इंसान पतला हो जाएगा अगर फैट क्या हो जाए, ग्लूकोज में बदल जाए, वो तो ग्लूकोज यूज आ जाएगी अपने, ठीक है। कि अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस है, अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाए किसकी, ग्लूकोज की, तो फिर लास्ट के अंदर जो वसा बचेगी उस वसा को भी क्या कर देगा, इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर बदल देगा। और यही जो क्रिया है वो क्या चीज़ कहलाती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। तो फर्स्ट थी ग्लाइकोजेनेसिस, क्या बढ़ जाए, ग्लूकोज। तो यकृत कोशिकाएं किसकी मदद से, इंसुलिन हार्मोन की मदद से इस ग्लूकोज को किस में बदल देती है, तो ग्लाइकोजन में बदल देती है। अगर फिर क्या हो कि ग्लूकोज की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो फिर यकृत कोशिकाएं किसकी मदद से, ग्लूकागोन हार्मोन की मदद से, ग्लूकागोन हार्मोन की मदद से वापस इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज के अंदर। अगर फिर भी आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी है तो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया होगी, जिसके अंदर वसा भी किस में बदल जाएगी, ग्लूकोज के अंदर बदल जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा क्या रहेगी, पूरी रहती है, ठीक है। अब इस यकृत के अंदर से एक पदार्थ का स्त्राव होता है, हिपेरिन। कौन से पदार्थ का स्त्राव होता है, हिपेरिन। कि यकृत के अंदर से जो पदार्थ का स्त्रावण होता है उसे बोला जाता है हिपेरिन। अब हिपेरिन क्या चीज है, हिपेरिन रक्त को जमने नहीं देती है। हिपेरिन क्या काम करती है, तो शरीर के अंदर जो रक्त को नहीं जमने देता वो पदार्थ कहलाता है क्या चीज, हिपेरिन। और हिपेरिन का स्त्राव याद रखना कहाँ से होता है, तो यकृत से किस चीज का स्त्राव होता है, हिपेरिन का, ठीक है। यकृत के अंदर दो चीजों का और निर्माण होता है, फाइब्रिनोजन और किस चीज का, प्रोथ्रोम्बिन। किस चीज का निर्माण होता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का जो निर्माण होगा वो कहाँ होता है, यकृत के अंदर। और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो कार्य करती है वो रक्त का थक्का नहीं जमने देती। क्या चीज करेगी, क्या जमने देगी, जमने देगी। अपने चोट वगैरह लग जाती है ना, तो ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये काम करेगी और रक्त का थक्का क्या कर देगी, जमा देगी, ताकि रक्त क्या ना हो, बाहर ना आए। एक रोग आता है हीमोफीलिया। कौन सा रोग आता है, जिसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता, बनेगा तो सही पर थोड़ा लेट बनेगा, ठीक है। बन जाता है लेकिन एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो रक्त का थक्का जमता है उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। अगर ज़्यादा टाइम लेगा तो रक्त भी क्या निकल जाएगा, बाहर निकलेगा। और रक्त के अंदर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी क्या होगी, बाहर निकलेगी। एक चीज़ है कि हीमोफीलिया जो रोग है वो सबसे पहले किसको हुआ, विक्टोरिया की महारानी को। किसको हुआ भाई, विक्टोरिया को, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के, और कुछ थी, जो भी है एक महारानी को हुआ था, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अमीरों की बीमारी के नाम से जाना जाता है, किसको, हीमोफीलिया को। और ये अमीरों की नहीं लिखा होगा, वहाँ लिखा होगा रॉयल बीमारी। क्या चीज़ लिखा होगा, रॉयल बीमारी। हीमोफीलिया कौन सी बीमारी कहलाती है, तो रॉयल बीमारी कहलाती है। यानी हिपेरिन क्या चीज़, जो अंदर रक्त बह रहा है उसको जमने नहीं देगा, और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो चीज़ है
वो क्या काम करेगी, तो रक्त का थक्का जमाने के काम आती है। अब यकृत के अंदर क्या चीज़ होता है कि कुछ खनिज स्टोर होते हैं। यकृत के अंदर क्या चीज़ होता है, कुछ खनिज स्टोर होंगे। सबसे पहला नाम आता है आयरन। किसका नाम आता है, आयरन। सेकंड नाम आता है कॉपर। और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि यकृत के अंदर कौन से खनिज स्टोर रहते हैं, तो पहला और सेकंड आयरन और कॉपर जो है वो क्या रहता है भी यकृत के अंदर स्टोर रहता है। और यकृत के अंदर कुछ वसा भी जम जाती है। वसा जमने का कारण है शराब। यकृत के अंदर जो वसा जमती है उसको क्या बोला जाता है, शराब बोला जाता है। अगर आप शराब का सेवन क्या करते हो, ज़्यादा करते हो, तो यकृत के अंदर क्या जमा हो जाएगा भाई, वसा जमा हो जाती है। क्वेश्चन पूछा गया कि यकृत के खराब होने को क्या कहा जाता है। यकृत के खराब होने को क्या कहा जाता है, तो लीवर क्रोसिस। किस नाम से जानेंगे, लीवर क्रोसिस। क्यों खराब हो जाए, तो यकृत खराब हो जाए तो उसको कहा जाता है क्या चीज़, लीवर क्रोसिस कहा जाता है। यानी कि छोटी सी बात थी कि जो यकृत है वो यहाँ से अपने को पढ़ना है कि पित्ताशय से पित्त वाहिनी दाईं और बाईं, और यहाँ से क्या चीज़ आएगा, तो पित्तरस, और यहाँ से क्या चीज़ आएगा, तो अग्नाशय रस। और ये किसके अंदर एंटर हो जाएगी, तो छोटी आंत के अंदर। और जो आंतर रस है वो कहाँ से निकलेगा, छोटी आंत में से। अब ये तीनों रस मिलकर अपने शरीर में पूर्णतः क्या करेंगे भाई, पाचन करेंगे। कल अपने जो स्टडी करेंगे वो कहाँ से करेंगे, छोटी आंत से। ठीक है।